दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पार्ट 2 में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने उसमें बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वो सेल के बेसिस पे काम करता है और दो प्रकार का सेल हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल। हमने देखा था कि वो इंटर कन्वर्जन करता है किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, अब हम चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए है अपने अगले टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म विच इज यूज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, जिसमें पहला टर्म है प्यारे बच्चों, वो है मेरे पास रेजिस्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे होंगे 10th क्लास से कि रेजिस्टेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस वो चीज़ होता है जो किसी भी चीज़ को क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है, राइट। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के टर्म में रेजिस्टेंस क्या होगा? तो केमिस्ट्री के टर्म में रेजिस्टेंस को बोलेंगे इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन और एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच अपोज द फ्लो ऑफ फ्री आयंस ऑन इलेक्ट्रोड। मतलब कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि कोई प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस को मैं मान के चलता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अगर होगा तो उसमें दो प्रकार के चीज़ें निकल कर आएंगी। पहला निकल के आएगा केटायन और दूसरा चीज़ निकल के आएगा एनायन। अब अगर मेरे पास कोई भी सोल्यूशन है, तो मैंने कल ही बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो कैथोड और एनोड मतलब अलग अलग टर्म से दो चीज़ निकल के आएंगे, केटायन और एनायन, केटायन और एनायन। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा केटायन और एनायन के बीच में, जो अपोज करेगा किसका? फ्लो ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस क्यों भैया? यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, और मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आयंस की, ना कि इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन होती है मेटल के अंदर, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बीच में? इलेक्ट्रोड के बीच में। तो इलेक्ट्रोड के बीच में होते हैं फ्री आयंस। जैसे कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ओम के लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। दूसरा टर्म है प्यारे बच्चों कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? चीजों को अपोज करना, जबकि कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी को शो करना। कंडक्टिविटी को शो करना इन द सेंस मतलब आयन का फ्लो कराना इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। यानी कि मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में आयन का जो फ्लो होगा, यानी उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार के फिनोमिना को, इस प्रकार के टर्म को अपन कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको C या फिर G से डिनोट करते हैं। डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसका? कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। भाई साहब, अभी हमने देखा कि ओम जो होता है वो SI यूनिट होता है किसका? रेजिस्टेंस का। तो ओम इनवर्स किसका हो जाएगा? कंडक्टेंस का। और ओम इनवर्स का दूसरा नाम होता है मोह। मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोह। और इसी मोह को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या होता है? साइमन। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? G बराबर 1/R। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। तो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब स्पेसिफिक हो। तो स्पेसिफिक कब होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम लेंथ को 1 मीटर कर दें, राइट, और अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना कर दूं? 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? R बराबर रो ले, R बराबर रो ले। तो अगर मैं लेंथ को भी 1 मीटर कर दूं,
एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दो तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो। तो हमने बोला कि अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर रखा जाए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखा जाए, तो उसका जो रजिस्टेंस होगा वो रजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट का, तो वो हो जाएगा ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये डिफिनीशन बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2 से 3 बार कि आखिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलिए या कंडक्टिविटी बोलिए, इसको के से डिनोट करते हैं और इस के का नाम होता है कापा। इस के का नाम क्या होता है, कापा। ये क्या होता है, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, मैं लिख देता हूं इसका डिफिनीशन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ये रजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं या कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कापा बराबर 1 बाई रजिस्टिविटी। कापा बराबर 1 बाई रजिस्टिविटी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो अभी आपको पता है कि मेरे पास रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो कापा का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं। सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रहा, और इसी को हम और नाम से बोल सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आपके बिहार बोर्ड में डिफिनीशन ये पूछा गया है कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर कंडक्टिविटी भी उसको बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द डिफाइन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। फार्मूला आप उसका लिख दोगे, कापा बराबर 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या 1 बाई रजिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, राइट। अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो आप गौर से इस फिगर को देखिए। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो ये मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको मैंने क्या बोला है, एनोड बोला है। ये मेरे पास क्या है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको मैंने क्या बोला है, कैथोड बोला है। अगर मैं इनको यहाँ पर प्लस माइनस 10 वोल्ट का बैटरी लगा देता हूँ दोस्तों, अगर मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगा दूंगा तो यहाँ पर आयंस का फ्लो होना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट है। अब मान के चलिए, क्या एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल। एल का मतलब क्या हो गया कि एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस। और ये मान के चलता हूँ कि ये जो प्लेट है, कैथोड और ये एनोड का प्लेट है, इसका ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास कोई भी सेल दिया रहेगा मुझे, तो क्या उस सेल के लिए एल का वैल्यू चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि एनोड और कैथोड को आपने पहले जितना डिस्टेंस पे रखा है, एल का वैल्यू हमेशा उतना ही रहेगा अभी भी। क्या उस एरिया ऑफ प्लेट को चेंज कर पाओगे आप, बिल्कुल नहीं। यानी कि एल भी फिक्स रहेगा सर, और एरिया भी फिक्स रहेगा। तो क्या बोला गया कि किसी भी गिवन सेल के लिए, यहां पर लिखा भी हूं मैं, कि किसी भी गिवन सेल के लिए एल बाई ए का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या बोला मैंने, कि किसी भी गिवन सेल के लिए एल बाई ए का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। और इसी एल बाई ए को अपन क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं कापा बराबर 1 बाई रजिस्टिविटी, तो यहां से मैं एक और फॉर्मूला निकाल के लेके आ सकता हूं, के बराबर एल बाई ए इंटू आर, के बाई एल बाई इंटू आर। तो यहाँ पर आपसे बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों। तो सेल कांस्टेंट जो होता है दोस्तों, वो होता है एल बाई ए, एल बाई ए। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। तो कंडक्टिविटी को हमने किस डिनोट किया था, कापा। तो कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं और सी से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार से डिनोट करते हैं। अगर मैं लेंथ को मान लो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए लेंथ को मान लो 1 सेंटीमीटर,
एरिया को मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम को मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया कि अगर आप एक ऐसा क्यूब लो जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर हो और उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर हो, तो उस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अब डिफिनीशन आता है कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या होती है कि कंडक्टेंस ऑफ ए 1 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी कहलाता है। मतलब कि वो सोल्यूशन जिसकी वॉल्यूम कितना हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो या फिर 1 मीटर क्यूब हो, उस सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब ये कंडक्टिविटी दो प्रकार का होता है, एक होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहाँ से साफ साफ आपको पता चल रहा होगा, जैसा कि आप पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, मोलर किसको कहते हैं? तो मोलर कहते हैं आप मोलरिटी को, और मोलरिटी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो मोलर मतलब कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मोलर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी को, जिसको अपन लेम्डा एम से डिनोट करते हैं। अब आइए तथ्य को समझते हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि अभी मैंने आपको बताया कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी मैंने बताया कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी बोलेंगे। यानी कि अगर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में उसकी कंडक्टिविटी के होगी तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगी? के इंटू वॉल्यूम हो जाएगी, मतलब कापा इंटू वॉल्यूम हो जाएगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं लेम्डा एम बराबर कापा इंटू वॉल्यूम। बहुत आसान है कि सर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कंडक्टेंस को अपन क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो सर 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितना हो जाएगा? तो कापा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं लेम्डा एम की यूनिट की बात करूँ तो लेम्डा एम की यूनिट क्या हो जाएगा? कापा का अपना भी पढ़ के आया है, क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ से वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से लेम्डा एम की यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। भी क्या भैया? तो वो वॉल्यूम है सोल्यूशन का जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करके रखा है। और यहाँ पर कापा की यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, अभी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जो वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर एमएल। क्यों भैया सेंटीमीटर क्यूब एमएल? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जो वॉल्यूम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कापा बोलते हैं या कंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन का कितना है? एम मोलर है। एम मोलर मतलब फिर से बता रहा हूँ, एम मोलर का मतलब हो गया मोलरिटी, और मोलरिटी का मतलब हो गया मोल लीटर इनवर्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वहीं अपन मोलरिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मान के चलता हूं कि एम मोल ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? तो 1000 बटा एम हो जाएगा सर। तो यहां से एक नया डिफिनीशन निकल के आया, किसका? मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा के इंटू 1000 बाई एम। के इंटू 1000 बाई एम। के क्या है? कंडक्टिविटी। के कहाँ से आया? के का मतलब होता है, फिर से बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ कि के का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो उसका कंडक्टेंस होता है उसी को के कहते हैं या कापा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक डिफिनीशन निकल के आया कि लेम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 बाई एम। एम मतलब क्या हो गया? मोलरिटी। यहाँ पर एम मतलब क्या हो गया? मोलरिटी। और मोलरिटी मतलब क्या हो गया? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। अब इक्विवेलेंट कहाँ आता है? याद करो, सॉल्यूशन चैप्टर में अपन क्या पढ़ते हैं? वहां पर अपन पढ़ते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहाँ से आता है? नॉर्मलिटी से। हम वहां पर पढ़ते थे नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कितना बढ़िया है सर कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से किसी भी दिए गए गिवन वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा।
अभी हमने क्या पढ़ा था, मोलर कंडक्टेंस। तो हमने मोलर कंडक्टेंस में क्या पढ़ा था कि वो कंडक्टेंस जो किसी भी कंटेनर के गिवन वॉल्यूम में 1 मोल से आएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसको कहेंगे, तो गिवन वॉल्यूम में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उस कंडक्टेंस को अपन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। मतलब सिंपल सा मतलब ये हुआ सर कि अगर कंडक्टेंस अब 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की बात करें तो होता है कापा, और 20 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो ये हो जाएगा कापा इंटू वॉल्यूम, कापा इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सर लेमडा इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कापा इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो किसको दिखा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो फार्मूला अभी पढ़े थे हम, लेमडा एम बराबर क्या पढ़े थे, कापा इंटू 1000 बाई एम पढ़े थे। और यहाँ पर इक्विवेलेंट के लिए क्या आता है बताया था अभी, नॉर्मलिटी आता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेमडा इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब हमको रिलेशन निकालना है लेमडा एम एंड लेमडा इक्विवेलेंट में। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बताया था कि लेमडा एम क्या होता है, कापा इंटू 1000 बाई एम। अब क्या किया मैंने, दोनों को ऊपर नीचे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एन फैक्टर। तो यहाँ पर अगर गौर से देखो तो अभी मैंने बताया था कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, तो ये होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर गौर से देखोगे तो नीचे वाला टर्म जो हो गया मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो गया, और इसी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर को मैं क्या बोलूँगा, नॉर्मलिटी बोलूँगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो यहाँ पर मामला हो गया ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो k इंटू 1000 मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर क्या बन गया, नॉर्मलिटी बच गया, ऊपर वाला एन फैक्टर ऊपर बच गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी को क्या बोलता हूँ मैं, लेमडा इक्विवेलेंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, लेमडा इक्विवेलेंट बोलता हूँ। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लेमडा एम बराबर लेमडा इक्विवेलेंट इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बोलो, इसी को आप वैलेंसी फैक्टर बोलो। और वैलेंसी फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, एसिड के लिए क्या होता है कि एसिड जितना H प्लस आयन रिलीज करेगा वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। बेस के लिए क्या होगा कि बेस जितना OH माइनस आयन रिलीज करेगा उसके लिए वो एन फैक्टर हो जाएगा। साल्ट के लिए क्या हो जाएगा कि उस साल्ट पर कितने चार्ज प्लस या माइनस के हैं वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एन फैक्टर का काम करेगा। अब हम बढ़ते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, लेट मी रिकैप। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। सेल के बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट वो मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में जो होता है जो कंडक्टिविटी को शो करता है। और इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार के बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोलाइट के बाद मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि मेरे पास जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंडक्टर होते हैं। और कंडक्टर के बाद मैंने डिस्कस किया था कि कंडक्टर जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। फिर मैंने मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर के डिफरेंस भी आपके सामने डिस्कस कर दिया। और फिर मैंने जो भी कंडक्टेंस से यूज रेजिस्टेंस है, जैसे कि जितने भी टर्म हैं वो रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया। सेल कांस्टेंट क्या होता है ये डिस्कस किया मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि लेमडा एम मतलब क्या, मोलर कंडक्टेंस, और लेमडा इक्विवेलेंट मतलब कि क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो क्या होता है, उसकी फार्मूला क्या होता है, और उसको कैसे अपन सवाल में यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे कि जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है तो उन सारे कंसेप्ट के जो भी PYQ बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उनको मैं बारी बारी डिस्कस करने जा रहा हूं। आप भी मेरे साथ साथ बिल्कुल जवाब दीजिएगा और सवाल करने की कोशिश करिएगा। जैसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। अभी मैंने बताया था सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट होता है L/A। सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, L/A को ही अपन क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा डिफिनीशन ये तो बच्चा जानता होगा कि हु गिव थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन।
आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयन का डिसोसिएशन होना। तो आयन का डिसोसिएशन होने के लिए सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने कंसेप्ट बताया था उनका नाम था आर्हेनियस, और इन्हीं के नाम पर दो प्रकार के कंसेप्ट पढ़ते हैं, आर्हेनियस लुईस स्ट्रक्चर, आर्हेनियस लुईस बेस स्ट्रक्चर। तो लुईस एसिड और लुईस बेस को आर्हेनियस ने बताया था, और इन्होंने बताया था कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको अपन अल्फा कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, राइट। तो आर्हेनियस ने आयोनाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। तीसरा सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछा गया इस टॉपिक से कि कौन सा इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा सोल्यूशन में। अब देखिए यहाँ पर ये गेम खेल गया आपके साथ। यहाँ पर ये सोल्यूशन ने बोला है, सोल्यूशन का मतलब आपको मान के चलना है कि वो एक्वस सोल्यूशन या मोल्टेन स्टेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्वस सोल्यूशन या मोल्टेन स्टेट की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ कि एक्वस सोल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट में कौन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल यही सही है। क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल नहीं होगा। H2O मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होते हैं, तो भैया काहे का चार्ज। और कॉपर वायर जो होता है वो एक प्रकार का मेटेलिक वायर होता है, और जो मेटेलिक वायर होते हैं तो मेटेलिक वायर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? फ्री आयंस होते हैं। तो फ्री आयंस जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट ही जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में क्या शो करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आए हुए हैं, पारी पारी से डिस्कस करते हैं। पहला है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। ये बता दिया हूँ आपको, मैंने बता दिया आपको डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये देखिए 2 बार सवाल पूछा गया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैंने आपको बता दिया था, कापा। कापा क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, उसकी ऐसा यूनिट लिखिएगा आप, तो वहां से आपके स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट में किसी गिवन वॉल्यूम में जो उसका कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। तो वहां से आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डिफिनीशन बता दीजिएगा। फिर देखिए कितना आसान सवाल पूछा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या मतलब? कापा का वैल्यू पूछा है एंड मोलर कंडक्टेंस। ये सवाल एक बार 2018 में आया है और 2017 में आया है। तो यही सारे सवाल अभी तक पूछे गए हैं। एक जो एक्स्ट्रा सवाल है जो मुझसे छूट गया है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा। सारे डिफिनीशन ऊपर दिए गए हैं, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये आपका मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त कर दिया। पार्ट 3 अगले लेक्चर में आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, राधे राधे।